एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि उन ज्वलंत मुद्दों को, बर्निंग इश्यूज को आपके सामने लाया जाए, जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। भारतवर्ष के परिदृश्य में अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि भाषाओं की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है, और खासकर आज़ादी के संघर्ष में हिंदी की जो भूमिका है उसको बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में हिंदी में पिरोने का एक बहुमूल्य काम किया था। आज़ादी के बाद भी 1950 में संविधान के तहत इसको राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया गया था, और 14 सितंबर की अगर बात करें तो इसको हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। प्रयास यही है कि हिंदी को जो उसका स्तर है, जो उसका सम्मान है, वो मिल सके। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, न केवल भारतवर्ष बल्कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो वर्तमान में हिंदी अपने आप को कहाँ पाती है, और खासकर राष्ट्र निर्माण की अगर बात करें तो हिंदी की कितनी अहम भूमिका रही है, और आने वाले समय में पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने में हिंदी की कितनी और भी भूमिका हो सकती है। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर प्रोफेसर नीलम सराफ मैम बैठी हुई हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं शेख मोहम्मद कल्याण साहब, जो खुद एक साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, और खुद जनरल सेक्रेटरी हैं युवा हिंदी लेखक संघ के। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड सर्वप्रथम प्रोफेसर सुनील कुमार जी बैठे हैं, खुद जाने माने युवा साहित्यकार हैं, और इस वक्त आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं हिंदी साहित्य मंडल के। और इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं युवा पीढ़ी की अक्कासी करती हुई कनिका चिप, जो खुद एक विद्यार्थी हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर की। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नीलम मैम, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो हम हिंदी को कहाँ पाते हैं, और कितनी एक अहम भूमिका हिंदी की रही है समय के साथ साथ पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने। धन्यवाद। आज हम सभी लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी की क्या भूमिका है, हिंदी के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, हिंदी जो है आज किस स्तर पर इतने वर्षों के बाद भी आज हिंदी कहाँ पहुँची है। क्या जिस स्तर पर हमने हिंदी की कामना की थी, हिंदी को सोचा था, भाषा को, हिंदी भाषा को, क्या आज हम वास्तव में हिंदी की वही भूमिका को पाते हैं या नहीं पाते हैं। इस सभी ये पूरी परिचर्चा के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं सभी को इस मंच पर एकत्रित, और आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी नॉर्थ जम्मू वासियों को, नहीं सिर्फ मैं, पूरे भारतवासियों को हिंदी दिवस के ऊपर जो है शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे सबसे पहले इस परिचर्चा में हिस्सा लेने से पहले एक दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं हरिशंकर परसाई की, हमारे जो व्यंगकार साहित्यकार हुए हिंदी के। उन्होंने कहा, मुझे ये समझ नहीं आती हिंदी दिवस के ऊपर हिंदी के लोगों को ही जो है वो क्यों कहते हैं हिंदी में बात करने के लिए, ये क्यों कहते हैं कि हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, उसकी बधाई क्यों देते हैं, या कुछ है। तो ये वास्तव में ये एक गंभीर बात है, ये आसान नहीं, कोई छोटी बात नहीं है कि हिंदी दिवस है। मैं कहती हूँ हर दिवस हिंदी दिवस होना चाहिए। मैं जब भी बोलती हूँ, हमारे ये सुनील हैं, ये से सब लोग, हम लोग बहुत बहुत मिलते रहते हैं, तो हमारे विद्यार्थी हैं, और मैं ये कहती हूँ कि हिंदी दिवस को आप श्राद्ध की तरह मत बनाओ। वास्तव में हिंदी दिवस आता है श्राद्धों के दिन, तो उसको ये नहीं है कि उस दिन अपने जो बुजुर्ग हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनको एक तर्पण दिया, उनको एक अपनी श्रद्धा व्यक्त की, और फिर पूरा साल उससे मुक्त। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है, और अगर हम संविधान की धारा के तहत नहीं मोहताज हों तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी जो है, हाँ, मैं ये कहूँगी कि लिखित रूप में आज हिंदी को जो है हमारी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक बात है, और वास्तव में ये ऐसा क्या है, ऐसी क्यों हम लोगों के बीच में हीन भावना है कि आज
देखिए, एक मैं बात बताऊं आपको, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, अभी हमारे साथी विवेक सूरी जी ने यह कहा कि आज़ादी के हम वो याद करें, दिन याद करें, तो हिंदी की अहम भूमिका है। हिंदी में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने वर्षों के बाद भी, यद्यपि हम लोग आज़ाद हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, शारीरिक रूप से हम जो हैं वो अंग्रेज़ों के जो अधीन थे वो हम आज़ाद हो गए। आपको पता है अंग्रेज़ क्या करते थे? जब भी हम कुछ लिखते थे अपने भारत के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, प्रेमचंद ने जब सोज़े वतन लिखा था तो उनको क्यों जो है उनका लिखना बंद हो गया, उनको पूरी तरह से। फिर प्रेमचंद जो है नवाब राय के नाम से पहले लिखते थे, अब वो प्रेमचंद के नाम से लिखना ही शुरू हो गए, क्योंकि साहित्यकार अपने अंदर की ऊर्जा को रोक नहीं सकता है। उन्होंने उस ढंग से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उनका जो है बात यह है कि आज वैचारिक स्तर पर हम आज भी गुलाम, वैचारिक स्तर पर हम आज भी गुलाम हैं। मुझे ये बताइए जो है, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ना डालकर हिंदी माध्यम स्कूलों में डाला, मीडियम में? हम जो है कितने प्रसन्न होते हैं, किसी के घर में जाओ आप, मैं बिल्कुल आपसे एक जो है साहित्यिक बात हम बाद में करेंगे, एक जो बात है, हम लोग किसी के घर में जाते हैं, हम लोग अपने बच्चों को बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये अंग्रेजी बोलता है, और बच्चों के बीच में एक हीन भावना आ जाती है। हिंदी बोलने में हीन भावना क्यों? हिंदी हमारे अपने राष्ट्र की भाषा है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति तो है ही, भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक है। भाषा हमारी संस्कृति की, हमारे विचारों की, हमारे जो है देश प्रेम की संवाहक है। और एक पुल का जिस तरह से काम होता है, जिसे ब्रिज बोलते हो आप, जिस तरह से वो दो प्रांतों को, जगहों को जोड़ता है आपस में, भाषा भी हमें अलग अलग लोगों को आपस में जोड़ती है। देखिए, आज जब किसी को, आपने मुझे रोकना होगा, रोक लेना, कि आज जो स्थिति है हिंदी की, अब मैं उस पे आऊँ, जो है हिंदी का बहुत विकास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज देखते देखते देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों के लिए ये बहुत ही एक गौरव की बात है कि हमारे राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने 2 साल पहले, पिछले साल या 2 साल पहले, हिंदी को हमारे जम्मू प्रांत की, जम्मू कश्मीर में जो है, इसमें एक केंद्रीय शासित प्रदेश जब से हुआ हमारा, इसमें उन्होंने जो 5 भाषाएं जोड़ी है, इसमें हिंदी भी एक हमारी राजभाषा बन गई। ये हमारे लिए गौरव की बात है, अन्यथा हम हिंदी भाषी ही कहलाते थे। लेकिन आज लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक सुखद बात है कि हिंदी को आज हमारी जो है राजभाषा है यहाँ की। दूसरी बात ये है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी जो त्रिभाषा, 3 भाषा का फार्मूला है, उसमें उन्होंने ये कहा कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को अपनी मातृभाषा जो है उसमें ही पढ़ाई करनी चाहिए। अब कहाँ तक ये जो है सफल होगा ये नीति या नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग इसे अपनाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता जो है, मैंने पहले कहा आपको, वैचारिक स्तर का अभिप्राय है, मानसिक रूप से हम गुलाम। आज भी जो है लोग कहते हैं जी हमें अगर अंग्रेजी नहीं आएगी, हम अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं, हम किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हैं। सारी बोलियां, सभी भाषाएं जो है वो मिलकर ही जो है एक माला का निर्माण करती हैं। क्योंकि ये नहीं है कि हम कोई जो है कुएं का मेंढक नहीं बनना कि हमने सिर्फ जो है हिंदी का ज्ञान, हिंदी का, लेकिन अपनी भाषा को सर्वोपरि रखो, शीर्ष स्थल पर। मैं दोबारा पे आऊँगा। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति है और विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है। इलाम जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। क्या वाकई जो तस्वीर है इतनी उदासी नजर आ रही है, या फिर भी कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग, एक रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर में खासकर हिंदी को लेकर नजर आ रही है? विवेक जी, अगर हम रोशनी की बात करें तो एक सुखद एहसास है हमारे पास कि जम्मू कश्मीर में लगभग हिंदी प्रांत, हिंदी भाषा को लेकर विभिन्न संस्थाएं काम कर रही हैं और उनका काम एक बड़ा पायदार काम माना जाता है। जैसे कि युवा हिंदी लेखक संघ है, हिंदी साहित्य मंडल है, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक इतना सुखद एहसास, लेकिन चिंता का विषय ये है कि वो केवल साहित्यकारों तक ही सीमित है।
क्योंकि आपको हैरानी होगी, मुझे पिछले कुछ दिनों में पता लगा कि यहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे हैं इंग्लिश माध्यम जो जहाँ बच्चे अगर इंग्लिश बोलें उनको दंड दिया जाता है। हिंदी बोले तो, हाँ जी, हिंदी हिंदी बोले हिंदी बोले तो हिंदी बोले दंड दिया जाता है। तो हमारे कुछ साथियों ने ये कई बार प्लान किया कि क्यों ना उन स्कूलों को एक कम से कम पत्र लिखा जाए कि कम से कम दंड तो ना दें बच्चों को, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा तो है ही है। हम तो इसे एज ए हिंदी साहित्यकार के रूप में अगर हम कहें तो हम इसे राष्ट्रभाषा ही मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रभाषा से कहीं भी कम नहीं कही जा सकती। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के, अच्छा दूसरी बात यह है कि हिंदी तर भाषी राज्य से हैं हम, और यहाँ पे जो बोली जाने वाली हिंदी या लिखा जाने वाला साहित्य है वो किसी भी राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं है। हर वर्ष यहाँ कई किताबें छपती हैं हिंदी की। आप हैरान होंगे कि मेरे ख्याल में 12 से 15 किताबें हर वर्ष हिंदी की छपती हैं यहाँ पे, वो चाहे कहानी के रूप में हो, कविता के संग्रह के रूप में हो, या लेखों के माध्यम से हो। तो वो एक, हम अपने राज्य की बात करें तो यहाँ ये काफ़ी सुदृढ़ है ये हिंदी भाषा का जो योगदान है। लेकिन अन्य भाषाओं, अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ हम कोई ज़्यादा बेहतर इसे नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पुल का काम तो कर रही है हिंदी भाषा, लेकिन वो पुल किस तरह से बेहतर ढंग से वो काम करे उसके बारे में हमें गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा। तो चुनौती आज भी हिंदी के सामने है, और जैसा मैम ने कहा कि वैचारिक स्तर पर आज भी एक मानसिकता में गुलामी है, और कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ का डिवाइड निश्चित तौर पर हिंदी के उत्थान में प्रगति में नजर आता है। प्रोफेसर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और आप एक युवा साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्य मंडल से जुड़े हुए हैं। मुझे याद है अपने यूनिवर्सिटी दौर में मैं भी हिंदी साहित्य मंडल से जुड़ा होता, एक पुरानी संस्था है, एक मंडल है जो कार्य कर रही है हिंदी के उत्थान के लिए, और बाकी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। किस नज़रिए से आप इस वक्त हिंदी को, हिंदी की अगर बात करूं तो जैसे मैडम ने कहा कि, और आपने भी बात करी कि राष्ट्र निर्माण में हिंदी का जो योगदान था वो बहुत अधिक था, तो मैं भी ये समझता हूँ। और ये सबसे पहले हमारे यहाँ अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, तो आधुनिकता जब हमारे यहाँ आई, जब हमारे यहाँ आधुनिकता का संदर्भ प्रारंभ हुआ, तो हमारे देश ने जब गुलामी से आज़ादी की ओर कदम रखा आधुनिकता के दौर में, तो किस प्रकार सबसे पहले तो भारतेंदु ने इस चीज़ को पहचाना। उन्होंने ये समझा कि किस तरह से हम अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित हैं। तो उन्होंने एक मतलब उन्होंने कई नाटक लिखे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, निज भाषा सब उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को शूल। तो उन्होंने ये समझा कि हमारी अपनी एक भाषा होनी चाहिए भारतवर्ष की, जिसके माध्यम से हम जो है अपने भारत का विकास जो है वो कर सकें और अंग्रेजी इस मानसिकता से आज़ाद हो सकें। तो बात करें हिंदी की, तो जैसा आपने भी कहा कि आज़ादी के समय जो है हिंदी ने अपना बेहतरीन योगदान दिया। तो उस समय जो कवि थे उन्होंने किस तरह से लोगों के बीच में एक जागृति पैदा करी। मैं बात करूं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की, तो उन्होंने किस तरह से कहा कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो यानी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को जागृत किया, और हिंदी ने जो था आज़ादी के मतलब उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे बेहतरीन योगदान दिया। अब दूसरी बात मैं करूं पत्रकारिता की, क्योंकि आधुनिकता का दौर था तो पत्रकारिता ने भी एक अहम रोल अदा किया, क्योंकि पत्रकार जो थे उनके माध्यम से जनता को उन्होंने जोड़ने का प्रयत्न किया। अब जब बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय में हिंदी की स्थिति, तो मुझे हिंदी का भविष्य जो है वो उज्जवल दिखाई देता है। मतलब अगर हम बात करें आज के वर्तमान परिदृश्य में, तो हिंदी बाजार की भाषा बन चुकी है। क्योंकि 1990 के बाद की अगर हम परिदृश्य देखें तो भूमंडलीकरण का जो दौर आया, निजीकरण की जो प्रवृत्ति चली, उसमें किस प्रकार से हिंदी ने अपनी पैठ बैठाई है। आज आप देख लीजिए कहीं पे भी बाजार, कोई भी आप ऐड देख लीजिए, कहीं पे भी आप चले जाइए, हिंदी जो है वो निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। अब जैसे मैडम ने कहा, अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे स्थितियां अब सुखद होनी प्रारंभ हुई हैं। जैसा मैम ने कहा कि हमारे यहाँ एक राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। अब बात करें संस्थाओं की, तो विभिन्न संस्थाओं में जैसे उन्होंने कहा मंडल भी उसमें एक है, हिंदी साहित्य मंडल, वह भी अपने स्तर पे कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित करता है। और
अगर हम पीछे बात करें तो युवा साहित्यकारों को आगे लाने का प्रयत्न जो है वो मंडल ने किया है। यानी कि युवा, क्योंकि युवा जो है वो हमारे देश की रीढ़ है। आने वाले समय में युवा ही है जो हिंदी को विकास करें और भारत का भी विकास करेंगे। तो हमने ये प्रयास किया कि किस तरह से जो युवा वर्ग है उसको आगे लाया जाए, और इसके माध्यम से जो है भाषा को भी आप बचा सकते हो, क्योंकि आप जनता के बीच में भाषा का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हो। और दूसरी बात करें हिंदी में अगर संभावना है, देखिए किसी भी भाषा का अगर आपने बचाना है तो उसको बोलना पड़ेगा। जैसे कल्याण जी ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को रोकते हैं इस चीज के लिए। हमें उस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, जैसे इन्होंने प्रयास किया कि अगर आप रोकते हो तो भाई क्यों रोकते हो। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 और संविधान के अनुच्छेद 343 में उसे राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, उसके अंतर्गत हम मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं वहां पे हिंदी का प्रचार प्रसार जो है वो खूब जोर शोर से होता आया है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से अपनी भाषा को आगे ले जाना चाहते हैं। बाकी इन्होंने कहा जो स्थिति है, स्थिति देखिए हमारे भारत जो है वो विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ पे केवल एक भाषा से आप कहो कि चल सकते हो, नहीं है, लेकिन अपनी एक भाषा होनी चाहिए। किसी भी देश का आप मतलब उदाहरण उठा के देख लीजिए। हमारे यहाँ पे चाइना है, हमारे यहाँ पे जर्मनी है। आप वहां पे अगर जर्मन नहीं सीखोगे तो आप वहां पे सेटल नहीं हो सकते। चाइना में आपको चाइनीज नहीं आती, आप वहां पे कामकाज नहीं कर सकते। तो एक भाषा अगर भारतवर्ष की बन जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन जाएगी इतनी आसानी से, क्योंकि जो उत्तर और दक्षिण का भेद है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे ये है। अगर हम व्यवहारिक स्तर पे देखें तो अभी भी दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार प्रसार दक्षिण भारतीय जो हिंदी संस्था है वो कर रही है अपने स्तर पर। और देखिए कोई भी भाषा है वह तब तक जीवित रह सकती है जब तक उसको आप किसी रोजगार के साथ नहीं जोड़ते। तो हिंदी में कई संभावनाएं हैं। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू संभाग में कई संभावनाएं पैदा हुई हैं। हमारे यहाँ पहले पत्रकारिता जो थी वो अब उर्दू में या डोगरी में लिखी जाती थी, लेकिन जब से हिंदी पत्र पत्रिकाएं आई हैं हमारे यहाँ हिंदी का विकास काफी व्यापक स्तर पर हमें देखने को मिलता है। अब बात करें कि उन पत्रिका मतलब अगर हिंदी के पत्र पत्रिकाओं की ही मैं अगर बात करूं तो वर्तमान समय में 2/3 पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनमें सीधे तौर पे हिंदी में मतलब लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, आम जनता द्वारा उसको स्वीकृति प्राप्त है। तो हमारे हिंदी जम्मू संभाग में हिंदी का भविष्य जो है वो मुझे उज्जवल दिखाई देता है। और दूसरी बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी हिंदी की संभावनाएं बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वहां पढ़ी नहीं जाती, लिखी नहीं जाती। मैम भली भांति जानते हैं कि वहां पे हिंदी विभाग जो है वो काफी मतलब काम कर रहा है, और कॉलेजों में भी हिंदी को जो है वो पढ़ाया जाता है और मतलब आगे ले जाया जा सकता है। तो हमारी जो हिंदी है वो संपर्क भाषा के रूप में तो कार्य कर ही रही है कि पूरे समस्त भारत को अपने साथ जोड़ रही है। तो भारतवर्ष को किस प्रकार से वह जोड़ रही है ये हमें देखना है। कि देखिए आप कहीं भी चले जाइए, आप उत्तर में चले जाइए, आप दक्षिण में चले जाइए, आपको अगर किसी से मतलब संवाद करना है तो हिंदी जो है वो एक माध्यम के रूप में आपके समक्ष आती है। तो हिंदी क्षेत्र जो है वो तो हिंदी का प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसको जो है वो आगे ले जाएं, और इस क्षेत्र में हमें मतलब अपने घरों से ही प्रयास करना है। जैसा मैडम ने कहा कि मतलब हम अपने घरों में कितने हैं जो हिंदी माध्यमों से शिक्षा जो है वो प्राप्त करते हैं। और नई शिक्षा की भी बात आई कि नई शिक्षा में जो है सरकार द्वारा जो त्रिभाषीय सूत्र फार्मूला जो दिया गया है उसके माध्यम से किस तरह से हमें मातृभाषा में मतलब शिक्षा जो है वो देनी है अपने बच्चों को। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मातृभाषा में आप शिक्षा दो, लेकिन हिंदी को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी जो है उसका शब्द भंडार इतना विस्तृत है कि उसमें हर भाषा के शब्द जो है वो हमारे यहाँ समाहित है। यानी आपने कई चीजों का खुलासा किया और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक युवा देश है। आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है, जिसकी अक्कासी यहाँ पर कनिका भी कर रही है। कनिका, मैडम ने यहाँ 3-4 चीज़ों का खुलासा किया, सभी ने डिस्कस किया है कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत घर से होनी चाहिए उसमें एक कमी नज़र आ रही है, या आपकी नज़र में आप एक युवा पीढ़ी की प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही है, किस नज़रिए को आपसे आप हिंदी को देखती हैं? सर मेरे लिए हिंदी जो है वो सिर्फ एक भाषा नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आज़ादी से लेके आज तक
हिंदी एक सूत्र बनी है सभी राज्यों के साथ कि हम हिंदी में बात करें, तो वो एक सरल भाषा है और भाषा जो है वो सरल होगी तो ही समझ में आएगी। और मैं एक विद्यार्थी के साथ साथ एक एनसीसी कैडेट हूँ। मैं अनेक राज्यों में जाती हूँ, अनेक विद्यार्थियों से मिलती हूँ जो दक्षिण से हैं, उत्तर से हैं। जब मैं वहाँ जाती हूँ वहाँ पे वो अलग भाषा बोलते हैं, पर जब मैं उनसे हिंदी में बात करती हूँ उनको वो समझ आती है। पर जब मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूँ, मैं ये नहीं कहती कि वो हिंदी नहीं बोलते, पर वो प्रेफर करते हैं कि वो इंग्लिश में बात करें। एक समय था जब माता पिता बोला जाता था, वहाँ से मम्मा पापा आया, और आजकल क्या बोलते हैं, मॉम डैड। क्यों क्यों हिंदी हमारी इतनी वो हो गई? हमारे कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ कि जैसे कि मैम ने कहा कि 5वीं भाषा जोड़ी गई, हिंदी जोड़ी गई। हुआ कि पहले सेमेस्टर में आपको पढ़नी ही पढ़नी है हिंदी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जो हमारी युवा पीढ़ी का क्या है, हिंदी तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वो तो हमारी, और सबसे पहले तो एक विद्यार्थी हिंदी पढ़ना ही शुरू करता है। आज के ज़माने में आप पूछेंगे, हर किसी को ABC आती है और किसी को क ख ग याद नहीं। क्यों याद नहीं? ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। हिंदी भाषा सरल है, वो हमारी खुद की भाषा है, हमें समझना है, हमें इसे ख़त्म नहीं होने देना है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके अपने बच्चों को पढ़ाइए कि हिंदी जो है वो खुद की भाषा है, उसे विलुप्त नहीं होने देना है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। मैडम, मैं आपकी तरफ एक पे आना चाहूँगा। आपने वैचारिक गुलामी का जिक्र किया। साहित्यिक स्तर से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, एक बच्चे की शुरुआत घर में होती है, जो उसका सामाजिक ताना बाना, पहला गुरु उसका आसपास उसके पेरेंट्स होते हैं, देन भाई बहन, फिर उसके मित्र होते हैं, जहाँ से उसका सामाजिक ताना बाना शुरू होता है। क्या आप मान के चलें कि वहाँ से अगर हिंदी को, यहाँ पर कल्याण जी ने कहा कि कई स्कूल हैं, अगर हिंदी बोली जाए तो वहाँ दंड मिलता है, क्या इस मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और कल्याण जी ने जो बात की मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, और अब विस्तारपूर्वक सुनील ने इस सारे पर किया बात किया। मैं आपको ये बात बताऊं, जो आपने वैचारिक गुलामी की बात की है, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चे का पहला गुरु माँ होती है, जो बच्चे को या घर के अन्य सदस्य, जो बच्चे को चलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, कुछ है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें मैं ये देख रही हूँ कि बहुत, मुझे ये बताइए आप, अगर मैं हिंदी से थोड़ा सा अलग हो रही हूँ कि हम लोग, हमारे घरों में हमारे जो बुजुर्ग हैं डोगरी भाषा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं घर में डोगरी भाषा, तो वो डोगरी बोलते हैं। क्या आप में से सभी लोग अपने परिवारों में रहते हैं? मुझे ये बताइए कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं डोगरी में बात करो? वो बड़े बुजुर्गों से भी, जो परदादियाँ परनानियाँ जो बन चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे तो कहे हिंदी में। उनको बेचारों को अगर हिंदी नहीं भी आती है तो वो कहेंगे कि नहीं, हिंदी में बात करो। या फिर जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो कहते हैं जी, बड़े खुश होते हैं माता पिता कि हमारे बच्चे तो पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो ये हमारी मानसिक गुलामी नहीं तो क्या? हम क्यों इतना अधिक इस भाषा को मान्यता देते हैं कि हिंदी नहीं, मतलब हिंदी बोलो, और हिंदी से भी बढ़कर वो बच्चे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। और हैं ये स्कूल, जिन स्कूलों में अगर बच्चे हिंदी बोलते हैं तो उनको फाइन किया जाता है। कल्याण जी ने नाम नहीं, मैं तो नाम ले लूँगी, कॉन्वेंट स्कूल की बात कीजिए आप, जो है, या और भी कई स्कूल होंगे। तो इस तरह की जब तक हमारे मन से ये बात नहीं गई है, तब तक हम हिंदी की उन्नति नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हमारी हिंदी भाषा की, एक बार कल्याण जी ने कहा, जो मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, कि बहुत सी किताबें लिखी जा रही हैं, साहित्य धड़ाधड़ लिखा जा रहा है, इसमें और अच्छी किताबें आ रही हैं, जिसमें हम अपने जम्मू प्रदेश में भी बात करें तो बड़ा अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। बहुत अच्छे बच्चे विद्यार्थी हमारे पढ़ते हैं, और हमारे इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि बच्चों को काफ़ी उसका ज्ञान मिल जाता है। लेकिन आप ये बताइए कितने प्रतिशत लोग हैं इस चीज़ से जुड़े हुए? हिंदी की बहुत प्रगति हुई है। हाँ, मैं अब ये बताऊं
कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगर हम जाएं जी। तो आज इतनी प्रगति हुई है कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और इससे आप मुझे ये बताइए, कौन सा आप गूगल पे जाइए, कौन सी आपको जानकारी है जो वहाँ से आपको नहीं मिलेगी। आप बस एक कमांड दे दीजिए, लिख दीजिए एक पंक्ति, सब खुल जाएगा, सब आ जाएगा, आपको सारा ज्ञान वहाँ पे अर्जित हो जाएगा। किताबें हैं, कोई किताब का नाम लिख दीजिए, पूरी की पूरी आ जाएगी। आज अनुवाद के क्षेत्र में भी जो है पूरी तरह से आप डालिए, वो अनुवाद हो जाएगा। अब ये मेरे को लगता है कि हर मैगजीन्स जो हैं वो हमारे गूगल पर आ गई, हिंदी की पत्रिकाएं जो हैं, और आज हिंदी विदेशों में पढ़ाई जा रही है। हिंदी जो है ये अब ये अलग अलग मान्यताएं कि हिंदी कोई कहता है चौथे नंबर पे है, कोई तीसरे नंबर पे। अभी 2015 में एक ये बॉम्बे में एक जो है इनके एक इसका जो है संज्ञान किया गया, इसमें हिंदी को पहले दर्जे पर माना गया। हिंदी जो है वो विश्व भर में पहले नंबर पर है हिंदी बोलने वालों की संख्या। अर्थात पहले पे कई चीनी भाषा को मानते हैं, पहले पे है, दूसरे पे कहने का अभिप्राय है कि विदेशों में भी हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। सूरीनाम, गयाना, चीन, कौन सी जगह ऐसी जहाँ पे हिंदी का जो है वो प्रचार नहीं है। हिंदी के स्कूल हैं, हिंदी का ज्ञान है। हमारे यहाँ पर 2-4 साल पहले बाहर से विद्यार्थी आते थे, हमें हिंदी की कक्षाएं पढ़नी है। हाँ, कोरिया से आए थे ना बच्चे, तो हमें हिंदी का ज्ञान दो। तो हिंदी के प्रति लोगों का जो है वो की रुचि बढ़ी है, प्रेम बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हर बच्चे ने हर जगह जगह अपने ब्लॉग बनाए हुए। लेकिन चिंता का विषय कि जितना हम इसमें हमें खुशी की बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारा विकास हुआ है भाषा को लेकर, लेकिन चिंता का विषय क्या है कि उससे जुड़ने के बाद हम साहित्य की जो सही पुस्तकें हैं उनसे दूर हो गए। जो आज का जो युवा वर्ग है वो किताबें नहीं पढ़ना चाहता, वो अपने इजी है ना, मोबाइल हाथ में लिया, गूगल खोला, वहां से लेके पढ़ लिया। लेकिन जब तक हम अखबार नहीं पढ़ेंगे, पत्रिका नहीं पढ़ेंगे, अपनी किताब नहीं पढ़ेंगे, पुस्तक, तो वो आनंद नहीं आता जो हम गूगल में, और उसमें एक अंतर आ जाएगा। और मैम उस आनंद को हाँ। प्राप्त करने के लिए वो एक पूरी प्रोसेस होनी चाहिए, एक मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए। बच्चे को स्टार्ट से ही उस दिशा में हाँ, लाना पड़ेगा। बिल्कुल, जी जी। आज आपके हमारे बच्चे क्या करते हैं, आप मुझे बताइए, किस घर में बच्चे हों, मोबाइल हमारे पास होते नहीं। मोबाइल कहाँ है जी, वो बच्चों ने, कोई कहता है जी आपका फ़ोन जो है वो किसी ने काट दिया, काटा किसने, वो बच्चे लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने काट दिया। हर टाइम उनके पास समय। तो ये कुछ ऐसा चिंता के विषय भी हैं। देखिए हमारे कितने बड़े बड़े लोग हुए, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, और कितने लोग हुए जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी से ज़्यादा अंग्रेज़ी कौन जानता था, लेकिन एक समय आया जब महात्मा गांधी ने ये कह दिया कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेज़ी नहीं जानता। क्यों? अपनी भाषा की, गुजराती थे ना। आज हम कहते हैं कि भाषा उत्तर दक्षिण उसमें बांट देते हैं हम खेमों में, लेकिन वो भी तो गुजराती थे। दयानंद सरस्वती गुजराती थे ना, उन्होंने हिंदी का विकास किया कि जब तक अपनी भाषा का विकास नहीं होता कोई देश उन्नति नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जो है जो ये कहा जाता है कि जब एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इनसे किसी ने अंग्रेजी में पूछा, हेलो किया, इन्होंने कहा नमस्कार। जब उनसे कहा गया, उन्होंने जो थे वो अंग्रेज थे, उन्होंने सोचा इनको अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए इन्होंने हिंदी बोला। आप कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। उसने बोला भाई ये क्या है, जब मैं अंग्रेजी बोली आपने हिंदी बोल दी, हिंदी बोली आपने अंग्रेजी बोल दी। उन्होंने कहा इसके दो कारण, आपने अपनी भाषा में मुझे हेलो कहा, मैंने अपनी भाषा में उत्तर दिया नमस्कार। आपने मेरी भाषा का सम्मान किया, तो मैंने आपकी भाषा का सम्मान किया। तो बात यह है कि जब हम
अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तो उसी समय हम अपनी आज हिंदी जो है वो बाजार की भाषा बन चुकी है। देखिए हिंदी सिनेमा ने, हिंदी जो है पत्रकारिता ने और इन सब ने मिलकर हिंदी के विकास में योगदान दिया है। और हिंदी आज मैं मॉरिशस के कला एवं संस्कृति के जो मंत्री थे, मैं उनका एक जगह पढ़ रही थी पुराना एक, कि जब वहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मैंने हिंदी जो है, मुझे बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे, तो किसी ने पूछा आपको हिंदी आती है? कहते मेरा हिंदी के प्रति प्रेम था, मैंने हिंदी सीखी नहीं, हिंदी सिनेमा देख देख के मुझे हिंदी आ गई। तो विदेशों में आज भी हिंदी के प्रति वो है। तो आज हिंदी का विकास, इसमें कोई संदेह नहीं, सभी क्षेत्रों हर एक के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जब तक हम पूरे जो है आम जनता के बीच में प्रचार नहीं होगा, जब तक हम लोग ये राजनीतिक जो एक तरह से राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर भाषा को नहीं देखेंगे, ये दक्षिण और उत्तर का विरोध किसमें है? लोगों की नहीं मानसिकता, ये राजनीति है। आपने तो सिर्फ पता नहीं आप में से किसने देखा, मैं तो खुद इसकी गवाह हूँ, मैं देख चुकी हूँ। मैं एक बार दक्षिण भारत में गई थी, बोर्ड टूटे हुए थे जहाँ हिंदी पे लिखा था, लोगों ने बोर्ड तोड़ दिए, आती नहीं थी। लेकिन आज वो स्थितियाँ नहीं, आज स्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं। मैम आपने सही कहा कि स्थिति बदल चुकी है। फिलहाल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे मैम ने कहा कि हिंदी का एक बहुत बड़ा बाजार, और यही कारण है कि अगर हम हिंदी या सिनेमा की अगर बात करें तो टॉलीवुड या फिर साउथ की मूवीज आज हिंदी में डब की जा रही हैं, क्योंकि उस बाजार को एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। साहित्य की अगर बात करें तो क्या प्रयास किया जा रहा है विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं द्वारा कि हिंदी को प्रोत्साहित किया जा सके, न केवल साहित्य को बल्कि जो युवा लेखक आ रहे हैं हिंदी में उनको भी एक मंच प्रदान किया जाए? सूर्य साहब, इसमें शायद सभी बंदे मेरे से इत्तेफाक ना करें, खासकर डॉक्टर साहब इस बात को जानते हैं कि उसके लिए युवा पीढ़ी के लिए आपको पता संस्थान बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं हमेशा से। खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो साहित्य अकेडमी है, हिंदी कल्चर अकेडमी है, उसके बाद भाषा विभाग के कुछ केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भी शाखा यहाँ पे काम करती है। उससे युवा वर्ग काफ़ी प्रेरित होता था, क्योंकि उसके रीज़न थे, मैगजीनें उनकी अपनी हैं, संस्थाएं तो अपने लेवल पे जितना हो सकती है वो एफर्ट्स कर ही रही हैं। सरकारी संस्थाएं हैं जो वो उनको बच्चों को जो एक बार छप जाता है, जैसे हम अपनी बात करें, जब हम पहली बार छपे तो हमने कम से कम 10 वो मैगजीनें खरीदी और अपने साथियों को बांटी, देखो जी हम छपे हैं। तो वो आज भी है उस तरह का रुझान बच्चों में। लेकिन पत्रिकाएं, अब सरकारी पत्रिकाएं, वो अपना रोल ठीक ढंग से नहीं निभा रही। उसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। पैसा संस्थाओं को मिलता था सरकार की तरफ से कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, वो पिछले 4-5 सालों से पैसा आना भी बंद हो गया है, संस्थाओं को कोई ग्रांट नहीं है। अपने लेवल पर संस्थाएं बहुत कुछ कर रही हैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके। जैसे हिंदी साहित्य मंडल की बात करें, युवा हिंदी लेखक संघ की बात करें, हम तो अपनी जेब से, डॉक्टर साहब को पता है कि अपनी जेब से हम बिल्डिंगों का किराया भी दे रहे हैं, बच्चों के कविता पाठ प्रतियोगिता, कुछ प्रतियोगिताएं स्कूलों कॉलेजों में आयोजित करते हैं, वो सारा अपनी जेब से कर रहे हैं। तो जब तक सरकार भी थोड़ा सा अपना दायित्व ना निभाए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई के दौर में संस्थाएं हैं वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती जितना कि सरकारी संस्था, बाकायदा विभाग हैं, पूरे मंत्रालय है पूरे इस बात को लेकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। मैं अब कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आप बात आ गई तो कहना चाहूँगा। हिंदी निदेशालय जो है वो हर बार हिंदीतर भाषी पुरस्कार देता है हर साल। पिछले 4 वर्षों से किताबें ले रहे हैं वो हर वर्ष, लेकिन उन्होंने कोई भी पुरस्कार की घोषणा नहीं। लेखक जो पुरस्कार का भूखा नहीं होता है, लेकिन एक उसके मिराल को बूस्ट करने के लिए वो एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो पता किया तो वो कहते हैं मंत्रालय को भेजा हुआ है, फाइल अभी तक वापस नहीं आई। अब 3-4 साल से अगर मंत्रालय के पास ही फाइलें अटकी हैं तो कहने का अर्थ ये है, मेरा तात्पर्य ये है कि
आर्ट एंड कल्चर को लेके सरकार थोड़ी सी गंभीर नहीं है। अब संस्थाएं कब तक वहाँ टिक पाती हैं, अपने लेवल पे कितना कर जाती हैं, वो मेहनत तो हम सारे लोग बहुत कर रहे हैं। अब हम लगातार युवा हिंदी लेखक संघ की बात करें तो लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कल भी कहानी गोष्ठी थी, मंडल भी अपने लेवल पे काम कर रहा है, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद भी अपने लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता है। ये एक बहुत नकारात्मक पक्ष है हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए। जैसे हम बात करें कि जो एक बूस्ट मिलता था नए साहित्यकार को, कवि को, लेखक को, वो अब थोड़ा सा एक स्टक करके पीछे हो रहे हैं। हम मिले थे सेक्रेटरी से, सचिव से, लेकिन उसने इतने कारण गिना दिए कि हम वैसे ही वापस आ गए। सब्सिडी मिलती थी नई किताबें छापने के लिए, वो बंद हो गई हैं। स्टेट पुरस्कार मिलते थे, बेस्ट बुक अवार्ड, वो बंद हो गए हैं। संस्थाओं की ग्रांटें बंद हो गई हैं। 2 दिन हिंदी दिवस पर ही हिंदी की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती थी, वो बंद हो गई हैं। तो कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। संस्थाओं के पास इतना फंड नहीं होता कि वो किसी दिल्ली से या किसी मद्रास से किसी साहित्यकार को बुलाकर उनका यहाँ पे हम वक्तव्य रखें, क्योंकि उनकी एक अपनी सीमित आय के हिसाब से उन्होंने चलना होता है। तो इस लेवल पे अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, संज्ञान ले, तो एक बेहतर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों अगलन जी, यानी कि प्रयास आपकी तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक गति मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा। उसमें एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद एक युवा साहित्यकार हैं और इस मंच से खासकर उन युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, क्या एक संदेश देंगे जो आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी के प्रति उनका जो मोह है वो ज़्यादा है, क्योंकि दे आर लुकिंग ईस्ट और बेहतर एम्प्लॉयमेंट, बेहतर फ्यूचर के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, और हिंदी के प्रति उनका मोह कहीं ना कहीं कम है। विवेक जी, आपने जिस ओर इशारा किया, अब देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपसे बात करी कि कोई भी भाषा है रोज़गार के साथ जोड़ना आपको ज़रूरी है अगर आपने उसको बचाना है। तो अंग्रेज़ी के प्रति जो लोगों का मतलब रुझान ज़्यादा होता है या उनकी और उनकी जो रुचि है वो ज़्यादा होती है, इस चीज़ को सरकार ने भी पहचाना है। इसीलिए उन्होंने मैम ने जैसे बात करी कि प्राथमिक स्तर पे जो है उन्होंने जो प्रांतीय भाषाएं हैं मतलब मातृभाषाएं, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। अब अगर हम बात करें रोज़गार की, तो हिंदी को भी हमने रोज़गार की ओर जोड़ा है, लेकिन मैम ने जैसे कहा कि बच्चों को पढ़ना जो है वो बहुत अधिक ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं अब, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को जो है वो प्रेरित करें इस ओर कि भाई आप जो है वो जितना अधिक पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ के जो आप ज्ञान हासिल करते हो वो आप गूगल के माध्यम से नहीं कर सकते। तो बाकी रही बात रोज़गार की, तो एक मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जम्मू संभाग की, तो हमारे यहाँ लोगों में एक मानसिकता है कि सरकारी नौकरी की ओर ही हमें जाना है, यानी शिक्षण की ओर ही हमें जाना है। अगर हमें पढ़ना है, हमने मतलब बीए करी या उसके बाद स्नातकोत्तर एमए करी और उसके बाद हमने बीएड करके टीचर बनना है या उसी की दिशा की ओर जाना। जबकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि संभावनाएं अन्य क्षेत्रों की ओर भी हैं, तो बच्चों को ये समझना होगा कि हमें दूसरे क्षेत्रों की ओर भी अग्रसर होना है, दूसरे क्षेत्रों की ओर भी हमें चलना है। तभी जो है आप मतलब हिंदी को जो है किसी भी भाषा को आप आगे तभी ले जा सकते हो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मैडम ने बताया कि अनुवाद है, तो अनुवाद में बहुत संभावनाएं हैं। अगर हिंदी की अगर बात करूं तो जो रचनात्मक लेखन करते हैं बच्चे, जैसे आपने बात करी कि रचनात्मक लेखन जो साहित्य लिखते हैं, तो अब पहले तो उनको ये देखना है कि उनका साहित्य किस स्तर का है। यानी कि जैसे मैम ने कहा कि गूगल की भाषा में अगर आप लिख रहे हो, क्योंकि लेखन जो है वो हर जगह फैला हुआ नजर आता है आपको, फेसबुक लेखन है, हर जगह आप लिख रहे हो, लेकिन आपके लेखन का स्तर अगले को किस तरह से प्रभावित करता है ये भी देखने की बात है। क्योंकि साहित्य जो है व्यक्ति के मर्म को छूता है, आपके अंतर्मन को छूता है। जब तक आप किसी के अंतर्मन को छूते नहीं हो तब तक आप कहते हो कि मैं बहुत अच्छा साहित्यकार बन जाऊं, वो नहीं है संभावनाएं। दूसरी बात है कि आप
मैं बात की रचनात्मक लेखन की, तो इसमें भी संभावनाएं हैं अगर बच्चे थोड़ा सा तलाशें इसको। तो मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि पत्रकारिता में आपके यहाँ पे मतलब पत्रिकाओं में संपादक के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक पत्रकार के रूप में कार्य कर सकते हैं बच्चे, लेकिन उस सब के लिए आपको भाषा में एकाधिकार होना अति आवश्यक है। यानी कि किसी भी भाषा में आप विशेषज्ञ तभी बन सकते हो अगर आप उस भाषा को अच्छे से जानते हो, अच्छे से पढ़ते हो। यानी उसके जो मूल को पहचानना अति आवश्यक है। आप भाषा पढ़ते हो केवल पढ़ने मात्र के लिए, आप समझते हो कि उसमें फिर आगे आपको रोजगार भी मिले, तो वो थोड़ी सी संभावनाएं कहीं ना कहीं कम नजर आती हैं। तो उसके लिए आपको पहले तो विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने जैसे कही कि आप अच्छे रचनात्मक लेखक हो तो आप एक मतलब उसमें भी एक संभावनाएं तलाश कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ये जो मानसिकता है कि हमको यहीं पे रह के सब कुछ हासिल करना है, वो नहीं है। हमें थोड़ा सा बाहर भी निकलना पड़ेगा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में आप संवाद लेखक के रूप में कार्य कर सकते हो, फीचर लेखन के रूप में कार्य कर सकते हो, लेकिन बशर्ते उसके लिए मैंने कहा ना कि आपको अपनी भाषा को इतना समृद्ध बनाना है, तो उस तरह से लोगों के मर्म को छूना है। आप किसी निदेशक को आप सुनाते हो अपनी कि मैंने एक कहानी लिखी है, या मेरे पास एक मतलब मैंने अपने संवाद लिखे हैं यानी डायलॉग्स लिखे हैं, तो आप किसी को सुनाते हो तो वो दूसरे को प्रभावित भी करना चाहिए, तभी जो है वो आप उसमें भी अग्रसर हो सकते हो। बाकी रही बात अनुवाद की, तो देखिए जैसे मैम ने कहा कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी मैं भी उस समय मैम के साथ ही पढ़ता था, मैम के अंदर मैंने मतलब काम किया है काफी। तो जो लोग बच्चे आते हैं, कोरिया के लोग यहाँ आते हैं, चाइना के लोग यहाँ आते हैं हिंदी सीखने, उसके पीछे कारण क्या है ये हमें समझना होगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हिंदी है बाजार की भाषा, सीधी तरह से बाजार से जुड़ी हुई है, तो उनको ये हिंदी सीखनी है अगर उनको यहाँ आके अपने उत्पादकों को आम जनता के बीच में प्रसारित करना है। अब उसके पीछे देखिए ये कारण है कि वे नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो उच्च पदों पे चले जाएं, उनकी कंपनियों में हमारे ही लोग उच्च पदों पे बैठें। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, ताकि जब उनकी कंपनियां बड़ी बड़ी उद्योग जो है वो यहाँ पे लगाएं, तो वहां पे वो अपने लोगों को हमारे सिर पे बैठाएं। जिस तरह से ये अंग्रेजी मानसिकता थी, अंग्रेज हमारे यहाँ जब आए तो उन्होंने भी क्या किया, वह व्यापार के मकसद से यहाँ आए थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल से भी ज्यादा राज किया। सबसे ज्यादा राज हमारे ऊपर अंग्रेजों ने किया है। तो क्या कारण था, उन्होंने ये नब्ज पकड़ी कि भारतीयों में, भारत के ऊपर अगर हमें राज करना है तो भारतीयों की मानसिकता पकड़ो, भारत की भाषा सीखनी है भाई। तो उन्होंने क्या किया कि अगर कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने स्थापित किया, तो किस तरह से उन्होंने भारतीयों को मतलब एक वर्ग जो है वो तैयार किया, जिसको आज हम मध्य वर्ग कहते हैं, जिसमें हाँ आप मैं और हम सब आ जाते हैं। तो उन्होंने ये मध्य वर्ग तैयार किया। तो आप तब देख लीजिए कि उस समय भी जो उनका ये मकसद था कि किस तरह से व्यापार करना है, उन्होंने उसको भी पूरा किया। तो किस तरह से पूरा किया कि उन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को उच्च पदों पे बैठाया और हमारे लोग जो थे उनको क्लरिकल तक सीमित रखा, यानी कि लिपिक वर्ग तक ही उनको सीमित कर दिया गया। तो हमें ये समझना है, देखिए हमारी भाषा जो है उसको हमारे अपने लोगों को भी अपनाना है, और ये काम होगा जैसे मैम ने कहा कि अपने घरों से ही हमें सीखना है कि मातृभाषा को आप किस तरह से अपनाते हो, फिर आप अपनी जो हमारी शासकीय राजभाषा है उसको किस तरह से अपनाते हो। तो ये मतलब हमें देखना है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बच्चे हैं तो वो किस तरह से कि हिंदी बहुत मुश्किल है। पहले तो ये ग्रंथि अपने भीतर से निकालनी होगी कि हिंदी बहुत मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ हिंदी जितनी सरल है इतनी कई अन्य भाषा सरल नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा इसमें अंग्रेजी के शब्द हैं, इसमें अरबी के शब्द हैं, इसमें फारसी के शब्द हैं, इसमें पुर्तगाली के शब्द हैं, इसमें मतलब कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसको हिंदी ने नहीं अपनाया है। इसने हर एक शब्द भंडार को अपनाया है, और आज आप देख लीजिए मतलब कई ऐसे शब्द हैं, कई पुर्तगाली शब्द हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, ये पुर्तगाली शब्द हैं। इनको हमारे बीच इस तरह ये हम अपनी डोगरी भाषा में भी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि ये हमारे अपने शब्द हैं, लेकिन ये पुर्तगाल से आए हैं। ये जब पुर्तगाली आए हमारे यहाँ गोवा में, तो उन्होंने किस तरह से हमें शब्द भंडार दिए, तो हिंदी ने सबको समाहित किया। तो पहले तो ये अपने अंदर से ये जो ग्रंथि है, हीन ग्रंथि, इसको निकालना होगा कि हिंदी जो है वो बहुत ही मुश्किल भाषा है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे सरल कोई भाषा है।
बाकी जैसे इन्होंने कहा कि भाई का ख ग क नहीं आता है, तो ये हमारे लिए चुनौती है। ये एक अध्यापक होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उसके लिए प्रयास करने हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को हमें प्रेरित करना है कि किस तरह से उनको पढ़ना है। बाकी मैंने जैसे बात चल रही थी कि हमारी एक राजभाषा, मैम ने जैसे कहा, मैं इसको राष्ट्रभाषा ही मानती हूँ और मैं भी ये इसको राष्ट्रभाषा मानता हूँ, क्योंकि हिंदी जीवी हूँ, हिंदी की सेवा करता हूँ, हिंदी को पढ़ाता हूँ, हिंदी की रोजी खाता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि हिंदी जो है वो एक मतलब भारत के समस्त प्रदेशों में बोली जाए, पढ़ी जाए, समझी जाए। और उसके लिए मुझे लग रहा है सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। आर्थिक स्तर की जो संभावनाएं कल्याण जी ने कही वो सरकारी स्तर पे हैं, वो अगर उस दिशा की ओर मुझे लग रहा है कि प्रयास करेंगे। क्योंकि पीछे जो था कोरोना का काल भी रहा, जैसे इन्होंने कहा 4 साल से, तो लगभग 2-3 साल से तो हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। तो मे भी एक कारण ये भी हो सकता है कि उस वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, जो प्रगति थी, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगी है। तो सरकार जो है उस अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए यूएन में सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी में पहली बार भाषण दिया है, जो कि जो कि एक मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि उन्होंने हिंदी को वहां तक लेकर गए हैं और कहीं ना कहीं यूएन ने भी हिंदी को स्वीकारा है। तो ये नहीं है कि हम लोग भाषा जो है उसको एक सीमित स्तर तक रखें। तो जैसा कि रोजगार, तो रोजगार बहुत है अगर हमारे बच्चे इस चीज को समझें। पहली बात तो मैंने जैसे कहा कि बच्चों को, मैम ने जैसे कहा कि गूगल वाली भाषा आपको नहीं चलेगी। आपको अगर भाषा सीखनी है तो भाषा पे स्वामित्व या भाषा पे एकाधिकार आपका होना अति आवश्यक है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो यहाँ पर जिक्र आया कि जो भी चाहे चीन की बात करें, रूस की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं जब भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं अपनी भाषा में संबोधित करते हैं। और हमारे लिए भी फख्र की बात है कि यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संबोधित किया, नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं जब भी जाते हैं हिंदी में बात करते हैं। कितना प्रभाव खासकर देश के शीर्ष नेताओं का जब वो ऐसी बात करते हैं। और दूसरा, हिंदी दिवस की अगर बात करें तो क्या एक मात्र दिन काफ़ी है हिंदी के उत्थान प्रगति के लिए, और किस प्रकार आने वाले समय में इसको पूरा लेटर स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है? ये सर बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे नेता जब कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं, और ये होना भी चाहिए। हम राजनीति की बात करें तो अगर हर राज्य का नेता अपनी भाषा में बात करे तो राजनीति नहीं चलेगी। अगर आप बंगाल की बात करें, अगर वो बंगाली में बात करेंगे तो वो और पूरे देश में कैसे प्रभाव डालेंगे। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, हैदराबाद की बात करें, अगर वो अपनी भाषा में बोलेंगे तो वो प्रभाव कैसा डालेंगे। हिंदी ही एक भाषा है जो हर एक इंसान को जोड़ेगी, जिससे राजनीति भी चलेगी। और दूसरी बात ये है कि एक दिन काफ़ी नहीं है। हमारे लिए ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान हिंदी से है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में एक दिन काफ़ी नहीं है हिंदी के लिए। ये हमारी भाषा है। हम एक दिन में कैसे पूरी यूथ को जगा सकते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है। हमें ऑन ग्राउंड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम वाद विवाद प्रतियोगिताएं रख सकते हैं, पखवाड़े रख सकते हैं, नुक्कड़ नाटक रख सकते हैं, बच्चों को जागरूक कर सकते हैं कि नहीं, हिंदी हमारी भाषा है, हमें हिंदी बोलनी है। कॉलेजेस में लैंग्वेजेस होती हैं बहुत सारी। स्कूल्स में कुछ स्कूल्स हैं जैसे सर ने बोला कि वो बैन करते हैं। मैंने 3 साल तक संस्कृत पढ़ी, फिर मैंने हिंदी पढ़ी। बाकी स्कूलों में भी अब कुछ स्कूल हैं उनमें उर्दू जो है वो परमानेंट है, हिंदी नहीं है बिल्कुल भी। आप वहाँ पे ऑप्शनल तो रख ही सकते हैं। सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे हिंदी यूज़ होती है। करियर की बात करें तो करियर में हिंदी बहुत ज़रूरी है। आप अब जो फॉरेन के ब्रांड्स हैं, जब वो अपनी कोई चीज़ आते हैं उसमें भी हिंदी शामिल है। जब उनके कोई बॉक्सेस होते हैं उसमें भी हिंदी शामिल है। पत्रकारिता की बात करें, जब आज़ादी का समय था तब सिर्फ 2 हिंदी पत्रिकाएं थी। आज 15 से ज़्यादा पत्रिकाएं आ चुकी हैं जो कि लाखों लोग पढ़ रहे हैं। तो एक दिन काफ़ी नहीं है, हमें सबको इकट्ठा होकर इसके लिए काम करना पड़ेगा और रोज़ काम करना पड़ेगा। हम बिल्कुल चलते चलते यहाँ से क्या एक संदेश, क्योंकि क्या ये आवश्यकता नहीं है कि जहाँ युवा पीढ़ी जो आहिस्ता आहिस्ता अपने भविष्य को भी देख रही है, इंग्लिश को तो उन्होंने गले लगाया है, क्या आज ये आवश्यकता है कि हिंदी को भी हृदय से लगाकर आगे बढ़ा जा सके और दोनों को लेकर एक तरफ अपना भविष्य, एक तरफ अपने देश का सम्मान, उसको लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा, और आज आवश्यकता भी इसी की है। एक स्वतंत्रता के बाद, एक दो मिनट इस बात के लिए। स्वतंत्रता के बाद जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना पहला भाषण दिया तो अंग्रेज़ी में दिया भाषण, तो उसको लेकर काफ़ी आलोचना आज भी होती है जी,
जगह जगह ये होता है जी, उन्होंने अंग्रेज़ी में भाषण दिया, जब हम स्वतंत्र हो गए तो अपनी भाषा में क्यों नहीं दिया। लेकिन बाद में उन्हीं का एक जो संदेश है जिसमें उन्होंने है कि सभी बोलियाँ, सभी जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका अपना महत्व है, उनका अपना महत्व है, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में, एक माध्यम भाषा के रूप में एक भाषा होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी जो है बोली को लेकर, अपने अपने प्रादेशिक भाषा को लेकर हम एक जो है सार्वजनिक रूप से देश की प्रगति हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है। और सभी, वही मैंने आपको ये बात कही थी कि ये अलग अलग फूल हैं, कौन से, ये बोलियाँ और जो अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी वह धागा है जिसने सबको पिरोकर एक माला का रूप जो है वो देना है। और जब तक अगर हमने देश की प्रगति करनी है, मेरा यही संदेश है कि देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ विवेक जी कि आज भी आप केंद्रीय शासित जो हमारे विभाग हैं उनको छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, मैं अपने ही विभाग की बात करती हूँ, हिंदी विभाग की, जम्मू विश्वविद्यालय में, तो वहाँ से भी हमारा हिंदी विभाग का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमें जो काम बाहर अपने प्रशासन में वहाँ भेजने होते हैं, ऑफिस में, विभाग में, तो आज वो सब अंग्रेजी में काम जाते हैं। तो हिंदी की अभी जो हम चाहते हैं कि सभी काम तो जो है अंग्रेजी में भी हो और हिंदी में भी होने चाहिए। जब तक हम हिंदी को एक पूरी मान्यता नहीं देंगे, मैं कहती हूँ हर बार हम मैं कहती हूँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कि कम से कम एक प्रण जो है हम हर वर्ष भी ले लें तो हिंदी कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। सभी हस्ताक्षर करो हिंदी में, आपके बाहर जो आपके नाम की पट्टियाँ वो हिंदी में लिखी होनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम अगर हम हिंदी में करें, और साथ में जिस तरह इन्होंने कहा सर, आपने विवेक जी ने, कि हिंदी स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, हिंदी स्पीकिंग कोर्स क्यों नहीं, वो भी होने चाहिए। हम लोग उसकी जो है प्रयास कर सकते हैं, हमारा युवा वर्ग जो है ये प्रयास कर सकता है कि किसी ना किसी माध्यम से उन बच्चों को, उन लोगों को हिंदी सिखाई जाए जिन्हें हिंदी नहीं आती है। तो इस तरह हमारे अगर छोटे छोटे प्रयास जो हैं, और वाकई आज वो हिंदी की स्थिति नहीं है जो बहुत साल वर्षी, हिंदी ने बहुत प्रगति है, लेकिन जो हमारे सामने एक चुनौतियां हैं उनसे निजात पाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए हम एक साझा प्रयास है हमारा कि हम सब अपने छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से, जैसे उन्होंने कहा कनिका ने कि नुक्कड़ नाटक होने चाहिए, और छोटे छोटे जैसे नाटिकाएँ होनी चाहिए, संगोष्ठियाँ होनी चाहिए, जिनके माध्यम से। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी, बच्ची मेरे से सहमत होगी कनिका, कि आज देखिए एक समय था जब सुनील को भी पता होगा कि जब हिंदी हमारे यहाँ जो है कॉलेजेस के लेवल में ये था, जब हमें अपने विषयों का चयन करना होता था तो उसमें हिंदी, संस्कृत, कोई ना कोई भाषा जो बच्चे लेते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया 3-4 साल से, और उसको मेरा अकेली का नहीं, सभी का साझा प्रयास विभाग में, लेकिन उसको काफ़ी जो है मैंने अपने उससे किया कि आप सहमत होंगे, हिंदी को निकाल ही दिया। अंग्रेजी भाषा लो जी, जब अंग्रेजी या हिंदी कोई एक भाषा ले, और बच्चे हिंदी लेते ही नहीं थे। पहले क्या था, अंग्रेजी अनिवार्य थी और बाकी भाषाओं में से कोई एक, उन्होंने कोई उर्दू ले रहा है, कोई संस्कृत ले रहा है, कोई हिंदी, और हिंदी और संस्कृत भी इकट्ठी ले सकते, लेकिन वो उन्होंने सारा माहौल ही बदल दिया। और दो हमारे पास जब हमारी वो एक बैठक होती है तो उसमें एक बात जो हमारे कॉलेजेस के अध्यापक जो है वो कहने लगे, जी हिंदी तो गायब हो गई, हिंदी तो बच्चे ले ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए का हिंदी लो या अंग्रेजी लो, तो बच्चे अंग्रेजी की ओर उनका रुझान हो रहा है। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद अब माहौल थोड़ा बदला है, क्योंकि हमने उसके, तो इस तरह से छोटे छोटे हमारे प्रयास जो हैं उसी हमें तो, क्योंकि हम लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा तो ये एक कर्तव्य भी बनता है कि हम हिंदी को आगे ले जाएं। हम सभी लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं और कर्तव्य भी बनता है, और सीधी सी बात है कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हिंदी को यही है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में
हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयासों से हिंदी को बढ़ावा दें और हिंदी का महत्व की ओर लोगों को जोड़ें और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी हमारे भारत की आन शान है और प्रयास हम सबका है कि एक संगठित प्रयास हो कि हिंदी का जो वर्चस्व है वो आने वाले समय में और भी बढ़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी को लेकर चुनौतियां हम सबके सामने शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, तब जाकर एक बदलाव आएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो युवा साहित्य हिंदी साहित्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार को उनको भी प्रोत्साहित करना होगा ताकि आने वाली जनरेशन के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने और तब जाकर हिंदी न केवल भारतवर्ष में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाए। प्रोफेसर नीरज साहब जी, श्री कल्याण साहब, प्रोफेसर सुनील जी और कनिका, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।